समय, काल एवं परिस्थिति सर्वदा एक समान नहीं रहती है। इस परिवर्तन का हमारे समाज पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। शिशु के रूप में हम जो सीखते हैं वह युवावस्था प्राप्त करने के उपरांत नए परिवेश में बदल जाता है एवं आयु के मध्य में बदल चुका होता है। बदलते परिवेश हमारी मानसिकता पर सदैव गहरा प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, जिसके विषय पर यह अध्याय लिखा गया है। यह अध्याय आपको मन की एक अलग स्थिति को दर्शाने का प्रयास करेगा। बदलते परिवेश में मानसिक स्थिति। समय के बदलाव के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति भी बदलनी आवश्यक है, जिसे मूल रूप से बौद्धिक परिपक्वता के नाम से जाना जाता है। हमारा मन विचारों को एकत्र करके हमारे लिए एक श्रेष्ठ कार्य करता है। मूल रूप से हमारे मन के 3 आयाम होते हैं, जिनका संतुलित होना आवश्यक होता है। इन तीनों की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण मन का भीतरी आयाम होता है, जिसे हम अवचेतन मन के नाम से भी जानते हैं। हम हमारे शरीर के द्वारा बहुत सारे कार्यों को दिशा देते हैं। प्रत्येक कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे प्राप्त करने का दायित्व बाहरी एवं भीतरी मन के मध्य की कड़ी, जिसे सचेतन मन कहा जाता है, पूर्ण करता है। जैसा कि हमने अपने पिछले अध्ययनों में व्यक्ति के स्वभाव, उसके दायित्व एवं समाज के विषय में जानने का प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार अब हम व्यक्ति के व्यक्तिगत मानसिक पटल को विस्तार से समझेंगे। यह अध्याय मूल रूप से हमारे भौतिक शरीर का एक अलग चित्रण प्रस्तुत करेगा। आप में से अधिकांश लोग इस विषय को अपने अंगों के रूप में पहले से ही जानते हैं, किंतु यहाँ पर आपके समक्ष एक अलग ही छवि को प्रस्तुत किया जाएगा। जब एक भूमि का टुकड़ा खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो बुद्धिजीवी किसान सबसे पहले उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता की परख करता है। मिट्टी के रंग को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि इसमें किस प्रकार का बीज अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त भूमि के समीप जल का स्रोत एक बड़ी भूमिका को प्रस्तुत करता है। उस स्थान की जलवायु एवं मौसम का प्रभाव खेती के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर किसान अपनी फसल का चयन करता है और अनाज, फल अथवा सब्जियों को उगाता है। किसान सदैव यही प्रयास करता है कि उसके पास जिस प्रकार का बीज उपलब्ध हो, वह उसी प्रकार से अपनी फसल का निर्माण भी करेगा। किंतु कभी कभी किसान प्रयोगात्मक तरीके से भी बीजों का चयन कर लेता है। किसान को फसल का चयन करने से पूर्व कुछ और बातों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। यह सभी बातें वह अपने समाज एवं बाजार को देखते हुए तय करता है। वह इस गणित को उपयोग में लाता है कि उसकी भूमि से प्राप्त अनाज, फल अथवा सब्जी को वह बाजार में बेचकर कितना लाभ अर्जित करेगा। बाजार की बढ़ती हुई मांग एवं भूमि की उर्वरक क्षमता, इन दोनों के लिए उसे अपनी खेती को उत्कृष्ट रूप में उपयोग में लाना आवश्यक होता है। आपके समक्ष एक किसान को आधार मानकर हमने मूल रूप से अपने भौतिक शरीर का ही एक स्वरूप प्रस्तुत किया है। हमें अपने इस भौतिक शरीर का जब तक व्यावसायिक रूप समझ में नहीं आएगा, हम अपना जीवन सही अर्थों में उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमारा भौतिक शरीर हमारे लिए एक बहुमूल्य उपहार होता है, जिसकी सहायता से हम हमारे भविष्य की योजनाओं पर कार्य करते हैं। हम अपने भौतिक शरीर का उपयोग जिस रूप में करते हैं, वह केवल एक अंश मात्र ही होता है। मूल रूप से प्रकृति जिस प्रकार से हमें उपयोगी बना सकती है, वह हमको जीवन भर ज्ञात ही नहीं हो पाता। किसी भी कार्य को 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला हम उस कार्य पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रख सकें एवं दूसरा वह कार्य हम पर अपना नियंत्रण बना ले। पहली दृष्टि से यह बात आपको आश्चर्यचकित कर सकती है कि कार्य भी हमारे ऊपर अपना नियंत्रण बना सकता है, किंतु यह सत्य है।
मूल रूप से इसका अर्थ यह होता है कि कार्य जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है वह उस कार्य के माध्यम से हमारे ऊपर अपना नियंत्रण रख लेता है। अधिकांश हम सभी किसी न किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को परिणाम देने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक उद्देश्य एक स्तर पर आधारित होता है जो मूल रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पिछले अध्याय में हमने समाज के विषय में जिस जानकारी को अर्जित किया उसकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। व्यक्ति विशेष का उद्देश्य अधिकांश समाज के दृष्टिकोण के आधार पर निर्धारित होता है। समाज में जिस प्रकार की विचारधारा से वह प्रभावित होता है वह उसी को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण भी करता है। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह जिस लक्ष्य की खोज कर रहा है वह उसके लिए कितना उचित अथवा अनुचित सिद्ध होगा। व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार ही लक्ष्य का निर्धारण करता है, किंतु यह सदैव संभव नहीं हो पाता कि वह जिस लक्ष्य के लिए अपने समय को उपयोग करना प्रारंभ करे वह उसके लिए अधिक समय तक मानसिक तौर पर स्थिर रह सके। यह स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर छोटा अथवा बड़ा लक्ष्य अवश्य निर्धारित करता है, परंतु उसके लिए दृढ़ता से कार्य करने का प्रयास बहुत कम हो पाता है। समाज में बदलाव होने के साथ साथ लक्ष्य निर्धारण में भी बदलाव होना स्वाभाविक हो जाता है। समय, काल एवं परिस्थिति लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत बड़ा कारक सिद्ध होती है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं। भीषण गर्मी का समय था। एक सज्जन एक गांव के पास वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे और काफी थके हुए भी लग रहे थे। उस वृक्ष के समीप एक घर था जिसके भीतर से एक व्यक्ति ने उसको देखा। देखने के उपरांत निवास में रहने वाले व्यक्ति ने संकेत के माध्यम से दूसरे व्यक्ति से पूछा कि क्या वह प्यासा है। वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से अपनी सहमति व्यक्त की। इस घटना के बाद घर में रहने वाला व्यक्ति घर के भीतर चला गया और वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति के भीतर उसके प्रति सम्मान का भाव प्रकट हुआ। वह सोचने लगा कि घर में रहने वाला व्यक्ति कितना सज्जन है जो किसी अपरिचित के लिए इतना ध्यान दे रहा है। परंतु कुछ समय तक घर में रहने वाला व्यक्ति बाहर ही नहीं आया तो वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति के मन में उसके प्रति दूसरा भाव उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा कि मजाक करने के लिए शायद मैं ही मिला था। यदि पानी नहीं पिलाना था तो पूछा ही क्यों। तभी घर के भीतर से वह व्यक्ति पुनः बाहर देखते हुए वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति की ओर संकेत के माध्यम से पूछा कि क्या वह शिकंजी पिएगा। अब वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति के भाव घर पर रहने वाले व्यक्ति के प्रति फिर से बदल गए। वह सोचने लगा कि मैं अनायास ही गलत सोच रहा था। यह वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है। परंतु फिर कुछ देर तक घर में रहने वाला व्यक्ति बाहर नहीं निकला। अब वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति को उस पर फिर से संदेह हुआ कि यह अच्छा मजाक कर रहा है मेरे साथ। बहुत बेकार व्यक्ति हैं यह तो, जो इतनी देर से केवल बातें बना रहा है परंतु कर कुछ नहीं रहा। करीब 10 मिनट प्रतीक्षा करने के उपरांत घर में रहने वाला व्यक्ति बाहर आया और वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति के हाथ में गिलास पानी से भरकर दिया जिसमें नींबू का रस मिला हुआ था। यह देखकर वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति ने सोचा कि यह तो वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है, मेरी ही सोच इसके प्रति गलत है। जैसे ही उसने पानी पिया तो वह सादा नींबू पानी था। इस पर उसके विचार फिर बदल गए। वह सोचने लगा इतनी देर से यह व्यक्ति केवल बातें ही बना रहा था। तभी दूसरे व्यक्ति ने अपनी पैंट की जेब से एक पुड़िया निकाली और कहा, भाई चीनी चाहो तो ले लें। अब उस व्यक्ति ने यह बताया कि जब उसने पहली बार उस वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति से पूछा था तो उसको केवल जल पिलाने की प्रेरणा मिली, किंतु उसने यह सोचा कि गर्मी का समय है तो क्यों ना नींबू पानी बनाकर दिया जाए।
अब उसने यह सोचा कि भाई को अगर मधुमेह की शिकायत हो तो चीनी उसे नुकसान भी कर सकती है। इसलिए उसने पानी में नींबू का रस मिलाकर चीनी एक पुड़िया में रख ली। यह सब करने में उसे कुछ अतिरिक्त समय लग गया। इन सारी बातों को सुनकर वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति के विचार पुनः बदल गए और उसने उसे अपना एक अपरिचित मित्र मानकर प्रशंसा भी की। तो मित्रों, आपने यह देखा कि हमारे विचार कितनी तीव्र गति से परिवर्तित हो सकते हैं, जिनका हमें भी अनुमान नहीं लग पाता। वास्तव में इस घटना से हमें एक विशेष बिंदु की ओर ध्यान देना आवश्यक है, जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में धैर्य से संबोधित करते हैं। व्यक्ति के जीवन में धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके मानसिक पटल पर विचार इसी प्रकार भ्रमण भी करते रहते हैं, किंतु वह उनका उचित निर्धारण करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में धैर्य वह औषधि होती है जो सांकेतिक रूप से हमारे मस्तिष्क के बौद्धिक बल को क्षमता प्रदान करती है। हमारे जीवन में बाहरी परिवेश सदैव हमें बदलते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मूल रूप से हमारे मन की स्थिति विचारों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है, जिसका मुख्य कारण हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारण एवं उसके प्रति हमारा रुझान कम होना हो सकता है। जीवन में लक्ष्य उस विचार के प्रति समर्पण को कहा जाता है जिसका वास्तविक उद्देश्य हमारी बौद्धिक क्षमता को गति प्रदान करना एवं नवीन कौशल को सीखना होता है। हमारी पुस्तक नेटवर्क उद्योग की वास्तविकता के पहले अध्याय में हमने मूलभूत आवश्यकताओं, इच्छाओं और सपनों के विषय में चर्चा की है। उसके द्वारा आप विचारों की एक अलग ही श्रृंखला को समझने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन उस समाज पर आधारित रहता है जिसके द्वारा हम प्रतिपल अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं, तो इसी कारणवश समाज के बदलते परिवेश हमारे मन को प्रभावित करने में सक्षम भी रहते हैं। समाज में केवल दो प्रकार की व्यवस्थाएं ही प्रचलित होती है। पहले स्तर की व्यवस्था जिससे हम स्वयं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, एवं दूसरे स्तर की व्यवस्था जो हम अपने कौशल के अनुसार प्रारंभ करते हैं। अर्थात या तो हम समाज से जुड़ने का प्रयास करते हैं या फिर समाज को स्वयं से जोड़ने का दायित्व उठाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में मूल रूप से हमें किसी एक विचार की ओर स्वयं का ध्यान आकर्षित करना होता है। जिस क्षण हम किसी अन्य विचार की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करते हैं, हमारे जीवन में मानसिक उथल-पुथल प्रारंभ होने लगती है। हम इस बात को प्रारंभ में समझ नहीं पाते हैं कि हम किसी अन्य विचार की ओर क्यों आकर्षित हो रहे होते हैं, किंतु हम एक मीठी सी मानसिक पीड़ा के शिकार हो जाते हैं। हम यह जानते हैं कि हमारा समाज तीव्र गति से परिवर्तित नहीं होता, किंतु उसके उपरांत भी हम इसके बदलाव को समझ नहीं पाते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण हमारे मन की अलग अलग स्थितियां होती है। इस बिंदु को एक अलग तरीके से समझने के लिए हमें एक यात्रा का उदाहरण लेना होगा। हम सभी लोग किसी न किसी रूप में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य अपने निवास स्थान से एक स्थान की ओर जाना अथवा वहां से वापस अपने निवास की ओर आना होता है। यह स्थान मूल रूप से हमारी आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करने में सहयोगी हो सकता है। यात्रा की समय सीमा निर्धारित करना यात्रा से पूर्व ही आवश्यक होता है। मूल रूप से इस यात्रा के द्वारा लाभ अथवा हानि अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों में से एक होने चाहिए, जिसका निर्धारण हम यात्रा के प्रारंभ से पूर्व ही करने का प्रयास करते हैं। यदि इन नियमों का हमें ज्ञान हो जाता है तो हम यात्रा को उसके अनुसार ही तय भी कर लेते हैं। हमें यात्रा के लिए किस मार्ग अथवा वाहन का उपयोग करना होता है, यह भी लाभ अथवा हानि के नियम पर ही निर्धारित होता है। हमें अनायास ही अपने धन अथवा ऊर्जा की हानि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे बौद्धिक बल की क्षमता को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं।
हम अपने विशेष कार्य के अनुसार ही यात्रा का मार्ग एवं वाहन को निर्धारित करते हैं, जिससे भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई हानि ना देखनी पड़े। अधिकांश हम लोग अपनी यात्रा को पहले अपने मानसिक पटल पर छवि के रूप में अंकित करते हैं, उसके उपरांत भौतिक रूप से यात्रा तय भी करते हैं। हमारा प्रयास प्रारंभ में यही रहता है, यदि बिना यात्रा के ही हमारा कार्य पूरा हो जाए तो हम अपने समय को उपयोगी बना पाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के विचारों की श्रृंखला भी कार्य करती है। प्रत्येक विचार हमें एक मानसिक यात्रा के भ्रमण की ओर प्रविष्ट करता है। इस मानसिक यात्रा में कई प्रकार की वस्तुएं, कुछ व्यक्ति एवं कोई स्थान हमारा समर्थन भी करते हैं। देखते ही देखते हमारी ऊर्जा इस मानसिक यात्रा में व्यय होने लगती है और हम उसे रोक नहीं पाते हैं। आज हमारे पास इंटरनेट की एक विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। हम इस सुविधा का सदुपयोग भले ही ना कर पाए, किंतु यह सुविधा हमारा उपयोग बड़ी सरलता से कर लेती है। हमारा अधिकांश समय इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इसका मुख्य कारण भौतिक स्तर से कार्य करने के विकल्पों का कम होना हो सकता है। इस सुविधा को धीरे धीरे इतना आकर्षक बनाया जा रहा है कि अधिक से अधिक समय व्यक्ति इस पर व्यतीत करें। प्रत्येक सुविधा का निर्माण मूल रूप से जिस लक्ष्य को लेकर किया जाता है, उसके कई अन्य विकल्प भी प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि मानव मस्तिष्क अत्यधिक विचारों से सदैव घिरा रहता है, वह किसी भी दिशा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाता है। इंटरनेट के द्वारा बनाया गया सोशल मीडिया का संसार विशेष तौर पर उपयोग में लाया जाता है। जिसे हम मूल रूप से सूचनाएं मान लेते हैं, वह एक प्रकार से किसी विशेष बिंदु का विज्ञापन होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम सूचनाओं के संग्रह को अपने ज्ञान वर्धन के लिए देख रहे हैं, किंतु इसके पीछे का मुख्य कारक हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता। जिस व्यक्ति अथवा समुदाय के द्वारा सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, वह अपनी ओर से बिल्कुल सही कार्य कर रहे होते हैं, किंतु उनको स्वीकार अथवा अस्वीकार करना उसे देखने वाले व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम में से कोई भी किसी बिंदु पर समाज को सूचित करना चाहे, तो वह एक रूप में प्रचार ही होता है। उस प्रचार के माध्यम से हम उन सूचनाओं को समाज के साथ साझा करना चाहते हैं जो हमारी दृष्टि से सत्य होती है। समाज में मूल रूप से वही लोग उसे स्वीकार करेंगे जो आपकी मानसिकता अथवा विचारधारा से अपनी सहमति रखते होंगे। YouTube एक ऐसा मंच है जिस पर करोड़ों की संख्या में अलग अलग बिंदुओं पर विचारधाराओं को प्रसारित किया जाता है। यह सभी विचारधाराएं हमारे लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होंगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनको प्राप्त करने के उपरांत हमारे मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। सूचनाएं सही अर्थों में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सके, इसके लिए उनकी प्राप्ति के उपरांत हमारे मस्तिष्क पर उनके प्रभाव से ज्ञात होता है। यदि किसी भी विचार को ग्रहण करने के उपरांत हमारे जीवन में सकारात्मक उत्साह प्रकट होने लगे, तो हमें उस सूचना को अपने जीवन के प्रति प्रबलता से उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। किंतु यह भी केवल एक स्तर तक ही संभव होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रारंभ में जो सूचना हमें प्रभावित कर रही होती है, एक समय अवधि के उपरांत वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध ना हो। हमारा वास्तविक लक्ष्य अपने समय के सदुपयोग की ओर होना चाहिए एवं यह प्रयास भी होना चाहिए कि अनायास ही कोई हमारे समय का उपयोग ना कर सके। हमारी मानसिक यात्रा मूल रूप से तत्वों के आधार पर उपयोग में होनी चाहिए। आपको यह पढ़कर संभवतः आश्चर्य हो सकता है कि हमारे जीवन में कम से कम 30% भौतिक स्तर की व्यवस्था प्रतिदिन होनी आवश्यक है। अर्थात हम जिस भी रूप में अपनी शारीरिक क्रिया का उपयोग करना चाहते हैं, उसकी औसतन 30% की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए।
शारीरिक क्रिया से अभिप्राय प्रातःकालीन उठकर संध्या काल तक जो भी हम कार्य करते हैं उसे संदर्भित होता है। भौतिक क्रिया अधिकतम 50% तक होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त हमें अपने शारीरिक बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन चक्र में कम से कम 40% मानसिक बल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इस मानसिक बल में वह बौद्धिक बल भी सम्मिलित होता है जो शारीरिक क्रिया को करते समय उपयोग में लिया जाता है। इसका अभिप्राय यह निकलता है कि हमें प्रतिदिन औसतन 45 से 50% शारीरिक ऊर्जा का बौद्धिक ऊर्जा के साथ उपयोग करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त हमारा बौद्धिक बल ही उपयोग में होना चाहिए। इस विषय पर हमें एक विशेष कार्यशाला का आयोजन भी करना चाहिए जो हमारे समाज अथवा परंपरागत रीति रिवाजों से मेल खाती हो। इस अवधि का उपयोग हमें शुद्ध वैचारिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति हेतु करना चाहिए। हमें केवल यही समझना हमारे लिए आवश्यक होता है कि हमारे जीवन का अधिकांश समय हमारे नियंत्रण से बाहर न जाने पाए। आप संभवतः इस अध्याय के विषय का सार अब समझ गए होंगे कि बदलते परिवेश में हमारी मानसिकता किस प्रकार प्रभावित हो सकती है। समाज यदि चाहे तो एक लंबे समय तक स्थिर अवस्था में जीवन शैली का निर्वाह कर सकता है, किंतु इसके लिए उच्च स्तर के बौद्धिक बल का निर्माण करना आवश्यक होता है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जिस समाज में रहता है वह उसी के अनुसार उपयोग में लाई जा रही मानसिकता का सेवन करता है, तो उसे अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करने में कुछ कठिन हो सकती है। इसका एक अत्यंत सरल उपाय प्राप्त किया जा सकता है, किंतु उसके लिए हमें अपने भविष्य की एक परिकल्पना करने की आवश्यक होती है। परिकल्पना अर्थात विजुलाइजेशन एक ऐसा मानसिक खेल होता है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊर्जावान बना सकते हैं। इसके लिए केवल हमें अपने प्रत्येक दिन का कुछ समय एकांत में व्यतीत करना होता है। इस समय हम केवल ऐसी विचारधारा को अपनी ओर आकर्षित करना होता है जिन्हें हम मूल रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम एक सामान्य स्तर का जीवन जी रहे होते हैं तो हमारी प्राप्ति प्रारंभ में भौतिकवादी ही होती है। किंतु यदि हमारा जीवन स्तर सामान्य से कुछ अच्छे स्तर का होता है तो उसी के अनुसार हम अपनी मानसिकता में विचारों को स्थान भी प्रदान करते हैं। चाहे आपका मानसिक अथवा बौद्धिक स्तर जिस भी स्तर का क्यों ना हो, प्रारंभ में आपका विजुलाइजेशन का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाता है। एक समय अवधि प्रतिदिन इसके साथ बिताने के उपरांत हमारा यह चक्र स्पष्टीकरण की ओर दिशा लेने लगता है। परिकल्पना करने का सबसे बड़ा लाभ हमारे जीवन शैली में हमें सकारात्मक बदलाव के रूप में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। एक बात सदैव हमें अपनी स्मृति में रखनी चाहिए कि जिस प्रकार की विचारधारा का हम पीछा करते हैं, प्रकृति उसी प्रकार के भौतिक जीवन चक्र को हमारे लिए प्रस्तुत भी कर देती है। इसलिए प्रत्येक प्राप्ति के उपरांत हमें अपने विजुलाइजेशन को एक बदलाव देना भी अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए जैसे जैसे हमारे बौद्धिक बल को शक्ति प्राप्त होती जाती है, हमें उसी अवधि में नवीनीकरण की ओर स्वयं को दिशा देने अनिवार्य हो जाती है। जितनी सहजता के साथ इसे लिखा जा रहा है, मूल रूप से यह उतना सहज नहीं होता है। इसके पीछे का मुख्य कारण हमारे जीवन में चल रही व्यवस्थाएं एवं समाज के प्रति हमारे दायित्व सम्मिलित होते हैं। हमें केवल एक विषय पर ही सदैव चिंतन करना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व सदैव एक आकर्षण का केंद्र बना रहे एवं यह आकर्षण समाज में एक सकारात्मक भूमिका को प्रस्तुत भी कर सके। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक उदंड व्यक्ति भी अपनी क्रियाओं से समाज में आकर्षण का केंद्र बना रहता है एवं सामान्य तौर पर उसे लोग अपशब्द ही कहते हैं। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना होता है कि हमारी मानसिकता में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं और हमारे जीवन में उनका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। इस आधार के द्वारा ही हम अपने भविष्य की आधारशिला रख सकते हैं।
हमें केवल अपनी वैचारिक क्षमता को अपने स्वयं के निर्देशों के अनुसार उपयोग करना सीखना चाहिए, जिससे समाज किसी भी रूप में हमारे द्वारा बाधित न हो सके। आजीविका एवं आर्थिक आधार हमारे अगले अध्याय का शीर्षक है। हम अपने अगले अध्याय में अपने आर्थिक स्तर को आजीविका के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे और उसे किस प्रकार से दिशा प्रदान करनी चाहिए यह भी सीखेंगे। मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आजीविका का एक बहुत बड़ा भाग होता है। हमारा अगला अध्याय इस विषय पर ही आपको कुछ निर्देश प्रदान करने का प्रयास करेगा। हमें यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आपने इस पुस्तक के प्रति अपना अत्यधिक प्रेम प्रकट किया है, जिसके लिए हम आपको अपने हृदय से धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। आपसे यह निवेदन है कि आप इस पुस्तक के ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों तक अवश्य पहुंचाएगा, जिससे वह भी इस सूचना संग्रह से लाभान्वित हो सकें। हमने आपके लिए एक विशेष कार्यशाला का निर्माण कर रखा है, जिसके द्वारा आप अपने आर्थिक समीकरणों को सरलता से सुधार सकते हैं और एक प्रसन्न जीवन शैली का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके विषय में आपको लिंक प्रदान किया जा रहा है।